हाँ जी मित्रों, तुम लोगों ने चिराग घिसा और मैं प्रकट हो गया। तो भैया आपका स्वागत वाइकिंग एनीमे एक्सप्लेन चैनल पे मैं फिर से कर रहा हूँ और आज हम जादूगर एपिसोड 3 को कवर करने वाले हैं। भाई देखो, तुम लोग सोच रहे होगे कि वीडियो इतनी ज्यादा लेट क्यों आ रही है, तुम्हारा जिन वीडियो को लाने में इतनी देर क्यों कर रहा है। तो भैया देखो, एग्जाम शुरू हो गए हैं और मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या मेरा ही स्कूल अनोखा है या तुम्हारे स्कूल में भी साल के 3 एग्जाम होते हैं। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो चंगेज खान रहता है उसके पूरे परिवार ने ही असल में मंगोल साम्राज्य की शुरुआत की थी 13वीं शताब्दी में। लेकिन उससे पहले असल में मंगोलिया काफी ज्यादा छोटा साम्राज्य था और धीरे धीरे ही उन्होंने अपने कदम जमाते गए और पूरे एशिया पे राज करना शुरू कर दिया। हर एक सीमा को भेदते हुए वो आगे बढ़ते ही गए और प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि यहाँ पे टोलोई अपने मिशन से वापस आया होता है और हम यहाँ पे बाकी तीनों राजकुमारों को भी देखते हैं, मतलब जो टोलोई के भाई रहते हैं, तो वो भी यहाँ पे आराम से बातचीत कर रहे होते हैं और आराम से शराब वगैरह पी रहे होते हैं। तो यहाँ पे टोलोई पहुंचता है और वो यहाँ पे अपने भाइयों से गले मिलता है और उनसे बातचीत करने लगता है। तो वो अपने भाई से पूछता है, तो तुम्हारा मिशन कैसा रहा। तो वैसे देखो, टोलोई ना इस वाले राजकुमार का नाम है जिसने फातिमा को मारा था और सितारा को अनाथ बना दिया था पूरी तरीके से। और इसके इस वाले भाई का नाम है जोची। अच्छा, इसके बाकी के दोनों भाइयों के नाम हमें आगे बताए जाए सीरीज में, इसलिए मुझे तो अभी पता नहीं चला है, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा बाकियों के नाम जानने के लिए। लेकिन जो उसके भाई होता है वो बताता है कि जंग में हमारा सब कुछ वैसे तो ठीक ही रहा, लेकिन हमारे काफी सारे सिपाही मारे गए जिसका जिम्मेदार केवल मैं हूँ। लेकिन उसका ये वाला भाई जो कि थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है, वो कहता है कि इसमें गलती तुम्हारी ही है क्योंकि तुमने पिता के आदेशों को ठीक से माना ही नहीं। हालांकि चौथा भाई जो रहता है वो थोड़ा सा माहौल को शांत करने के लिए यहाँ पे टॉपिक बदलता है और टोलोई से पूछता है, तो तुम्हारा मिशन कैसा रहा। टोलोई बताता है, मेरा मिशन बिल्कुल बढ़िया रहा और मैंने जंग में सबकी हड्डियों को रौंदते हुए आगे बढ़ा हूँ और चंगेज खान का नाम मैंने रोशन करा है। और मैं वहाँ से एक बहुत ही कीमती चीज लाया हूँ, ये एलिमेंट्स की बुक। ये मेरी पत्नी ने मुझसे मंगाई थी, उसने कोई भी ऐसे सोना चांदी नहीं मांगा, सिर्फ ये बुक मांगी है। और तुम तो जानते ही मैं अपनी पत्नी से कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, वो मेरे लिए सब कुछ है, इसलिए मैं दुश्मनों को कुचलते हुए इस बुक को ले आया। लेकिन इतने में उसके भाई पूछते हैं, तो एक बात बताओ, इस बुक में आखिर लिखा हुआ क्या है, क्या तुम पढ़ सकते हो। लेकिन टोलोई पूरे कॉन्फिडेंस में कहता है, नहीं तो मैं नहीं पढ़ सकता। तो फिर सीन शिफ्ट होता है सीरा और सितारा पे। अच्छा, कंफ्यूज मत होना, सीरा ये ट्रांसलेटर बॉय है। तो यहाँ पे सीरा बता रहा होता है कि मैं इतना भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मैं उस किताब को पढ़ सकूं, लेकिन तुम तो हो ना, तुम तो उस किताब को अच्छे से पढ़ना जानती हो और तुम्हारे पास यही एक मौका है उस किताब को वापस पाने का। हालांकि सितारा कहते कि जब उस शहजादी को किताब पढ़नी आती ही नहीं है तो फिर उसने उस किताब को आकर लिया ही क्यों। हालांकि सीरा कहता है कि इस बारे में मैं नहीं जानता, मैं क्या कोई भी नहीं जानता, लेकिन अगर वो उसे चाहती है और वो इतना ज्यादा चाहती है कि उसके लिए इतनी जाने ले ली, तो कुछ ना कुछ तो बात है। सितारा यहाँ पे अभी भी काफी गुस्से में होती है क्योंकि वो अभी भी फातिमा की मौत को नहीं भूल पाई थी। वो कहती है, तुम मंगोलों ने एक मामूली सी किताब के लिए मेरे पूरे परिवार को उजाड़ दिया, मेरी मालकिन को भी मार डाला। हालांकि सीरा यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हारे दर्द को अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं समझ रही हो कि मेरे पे क्या बीत रही है। मुझे ना चाहते हुए भी मंगोलों की गुलामी करनी पड़ती, चापलूसी करनी पड़ती है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वो जंग में मुझे एक ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मेरे जैसे लड़कों को ऐसे ही इस्तेमाल करा जाता है। मेरी तो फिलहाल कोई औकात नहीं है, लेकिन सितारा तुम खूबसूरत हो, अक्लमंद हो। अगर तुम शाही महल में जा पाई, वहाँ अपने ज्ञान का बौछार कर पाई और वहाँ तुमने अच्छे से सारे काम किए, तो हो सकता है तुम्हें भविष्य में एक अच्छा औहदा मिल जाए, तुम्हारी जिंदगी संभल सकती है। सितारा भी यहाँ पे सीरा की इस तरह की बातों से एक बात तो समझ गई थी कि उसे अहमद की याद आ गई थी। अहमद वही बंदा जिसने सितारा को बेचा था, वो भी इसी तरीके से मीठी मीठी बातें करके उसे बेच गया। लेकिन फिर उसे मोहम्मद की बातें याद आती हैं। मोहम्मद हमेशा यही कहता था कि सच्ची नॉलेज, ज्ञान ही इंसान को बिल्कुल अंधेरे में भी एकदम सटीक तीर मारने की दिशा बता सकता है। वैसे ये मेरा लॉजिक है, इस पे ज्यादा फोकस मत करना। लेकिन फिर यहाँ पे सितारा का मन थोड़ा हल्का होता है और वो भी सोचती है कि बात तो इसकी सही है, मुझे भी अच्छी जिंदगी जीने का पूरा हक है, और इसलिए अब ये लोग अपना नाम भी शेयर करते हैं। लेकिन शीरा यहाँ पे कहता है, तुम्हारा नाम वैसे तो ठीक है, लेकिन ये काफी ज्यादा गुलामों वाला नाम है, इसलिए तुम्हें अपना नाम बदलना होगा, क्योंकि शाही खानदान में तुम इस तरह के गुलामों वाले नाम से नहीं जा सकती हो। और शीरा यहाँ पे सितारा को कुछ नियम भी बताता है जो मंगोल साम्राज्य में है। वो बताता है कि जब भी तुम शाही टेंट में जाओगी तो फिर तुम्हें दो मशालों के बीच से ही जाना होगा, क्योंकि मंगोलों का मानना है कि आग बुराई पे हमेशा से कब्जा करी बैठी रहती है और चाहे कुछ भी हो जाए चौखट पे पैर मत रख देना, ऐसा करा तो फिर तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगी। खैर, सितारा टेंट में जाने लगती है और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वो टेंट में दाखिल करती है और प्रिंस टोलोई को सलाम करती है। टोलोई सितारा से उसका नाम पूछता है, तो फिर सितारा यहाँ पे अपना नया नाम बताती है जो कि फातिमा रहता है। तो अब से हम इसे फातिमा कह के ही बुलाएंगे। फिर टेंट से बाहर आते हुए सितारा सोच रही होती है कि यह आग की लपटें किसी भी कीमत पर मेरे दिल की आग को नहीं बुझा पाएंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं उस किताब को हासिल नहीं कर लेती हूँ तब तक मैं अपनी मालकिन की ही वफादार रहूंगी। और तभी हम यहाँ पे एक औरत को देखते हैं। शीरा बताता है कि मंगोल हमेशा ही जंग की मुहिमों में औरतों को साथ लेके जाते हैं। अब ये चीज सितारों को काफी अजीब लगती है और वो सोचते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर टिकना है तो फिर मंगोलों के बारे में अच्छे से जानना होगा।
और इसलिए वो मंगोल भाषा जानने के लिए शीरा से मदद मांगती है और वो कहती है कि मैं भी तुम्हारी आगे इसीलिए मदद करूंगी। लेकिन फिर इतने में यहाँ पे प्रिंस आ जाते हैं, मतलब जो थोड़ा शांत वाला रहता है ना वो वाला। तो फिर वो यहाँ पे उस औरत को तोरेगेन कह के बुलाता है। अच्छा, ये जो औरत रहती है ना थोड़ी सी ज्यादा मतलब डिप्रेशन में रहती है, तो फिर ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, तुम्हारी दुश्मन हूँ, इसलिए तमीज से बात करो। फिर शीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे जो मंगोल सेना रहती है उन्होंने तालोकान में आराम किया होता है और वो निकल जाते हैं क्वारिश साम्राज्य की तरफ, अगर मैंने सही से प्रोनाउंस किया हो तो, जो कि असल में एक जंग रहती है। तो ये भविष्य में सिंधु की जंग से जानी जाती है। लेकिन जो फातिमा और बाकी के गुलाम रहते हैं वो अभी भी काफी वक्त से सफर ही कर रहे होते हैं, लगभग आधा साल बीत जाता है इन्हें। लेकिन तभी यहाँ पे जो सिपाही आते हैं वो कहते हैं कि चंगेज खान का काफी खास मेहमान आ रहा है, तो उसके लिए टेंट लगाए जाए। और सितारा इस चीज को काफी गौर से देख रही होती है कि असल में जो तरीके रहते हैं मंगोल लोगों के वो किस तरह से रहते हैं। उसे पता चलता है कि मंगोलों के जो टेंट रहते हैं उनके दरवाजे सही दक्षिण की ओर रहते हैं और इनका काफी ज्यादा सख्त रूटीन होता है। लेकिन वो टेंट में जाके देखती है तो फिर वो देखती है कि यहाँ पे जो सूरज की रोशनी पड़ रही है उससे टाइम का बिल्कुल सही अंदाजा लगाया जा रहा है। वो सोचते हैं कि इसका मतलब ये पूरे टेंट ही असल में एक तरीके से सनडायल की तरह काम कर रहा है। वो सोचते हैं कि एस्ट्रोलैब भले ही ज्यादा सटीक टाइम बताता है लेकिन ये तरीका काफी ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पे पूरे टेंट में मतलब पूरे जो कबीला रहता है उसमें अफवाह उड़ी हुई होती है कि जो मेहमान आ रहा है वो काफी बूढ़ा साधु है और वो अमरता का कुछ राज जानता है। सितारा इस चीज से काफी एक्साइटेड होती है, लेकिन यहाँ पे उसी के स्वागत के लिए काफी सारे फल और तरबूज वगैरह होते हैं। वैसे एक बात को, हम पूरी गर्मियों में अच्छे तरबूज खाने को नहीं मिले हैं मुझे। खैर, सितारा को भी ये बातें काफी अच्छी लगती हैं और उसे ये भाई साहब एक पैकेट लेके टेंट में ही भेज देते हैं। खैर, सितारा पे थोड़ी घबराई भी होती है, लेकिन उसे भी अमर आदमी को देखने का थोड़ा शौक होता है कि कोई आदमी अमर कैसे हो सकता है। सितारा जब टेंट में जाती है तो फिर वो वहाँ पे मास्टर चांग चुंग को देखती है, जो कि कम से कम 200 साल से भी ज्यादा बूढ़े लग रहे थे। सितारा को ये देख के काफी हैरानी होती है कि कोई इंसान इतना बुजुर्ग कैसे हो सकता है। तब यहाँ पे मास्टर अपने दुभाषिया के जरिए पूछते हैं, तो किसी ने क्या कभी सूर्य ग्रहण को देखा है? तो सितारा कहती है कि हाँ, जब मैंने समरकंद की तरफ सफर कर रही थी तब मैंने देखा था। मैंने उस वक्त सूर्य ग्रहण की रोशनी से ये वक्त का अंदाजा लगाया था। अब इस चीज से मास्टर काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। वो बताते हैं कि सूर्य ग्रहण असल में तब पड़ता है जब चांद सूरज की रोशनी को ढक लेता है। दुनिया के अलग अलग एरिया में ये अलग अलग तरीके से दिखता है। खैर, हमारे भारत में तो पता नहीं क्यों सूर्य ग्रहण को देखने शुभ मानते हैं। खैर, बातचीत के बाद यहाँ पे फातिमा चिंगाय से बात कर रही होती है। हाँ, ये जो भाई साहब है इनका नाम चिंगाय है। तो फातिमा पूछती है, तो क्या वाकई में अमरता का कोई राज है भी या फिर बस ऐसे ही? चिंगाय कहता है कि ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि मुझे आदेश है कि मैं चंगेज खान से पहले किसी को ये बात नहीं बता सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे फातिमा कहती है कि वैसे भी मुझे अमर होने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मैंने बचपन में किताब पढ़ी थी जहाँ एक आदमी अमरता की तलाश में दुनिया भर में घूमा और वो भारत भी पहुंचा। वहाँ पे वो एक बूढ़े लाचार आदमी को देखता है, तभी उसे एहसास होता है कि अल्लाह की मर्जी के बिना अगर अमर हो भी गए तो उसका क्या फायदा। इससे तो अच्छा है कि स्वस्थ मौत मिले। वैसे बात काफी गहरी है, सच्चाई यही है। चिंकाई भी कहता है कि हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, तुमने इतनी छोटी सी उम्र में इतनी ज्यादा ज्ञान की बात बोली है। तो वो फातिमा के कान में बताता है कि असल में मास्टर चंगचांग ने मुझे बताया था अमरता नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये सब बस बनावटी बातें हैं। वो कहता है कि हाँ, ये बात तो सच है कि मंगोल साम्राज्य ताकतवर है, लेकिन अभी भी हम नए ही तो हैं। हमें तुम जैसे अक्लमंद लोगों की जरूरत है फातिमा। खैर, फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे अभी भी कैदियों का काफिला सफर कर ही रहा होता है और मतलब ठंडियों का वक्त आ चुका था। लेकिन खैर, अलबरूनी के नक्शे के मुताबिक ये लोग अब दुनिया के छोर पर पहुंच चुके थे। अब ये कौन सा छोर है ये तो मैं नहीं जानता, आगे बताया जाएगा, इस बारे में भी बिल्कुल बेफिक्र रहो। तो इतने में यहाँ पे जो प्रिंसेस की दासियां रहती हैं वो इन लोगों को गर्म कपड़े देती हैं और उनका स्वागत करती हैं और वहाँ पे पूछती हैं, तो फातिमा नाम की लड़की कौन है तुम में से? और यहाँ पे सिर्फ फातिमा को सीधा ही राजकुमारी स्वर्गतानी के सामने लाया जाता है। तो फिर स्वर्गतानी मुस्कुराते हुए कहती है, तो अच्छा, तुम हो वो लड़की जो मुझे ये विदेशी किताब पढ़ाने वाली हो। तो भैया, एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब तुम मुझे ये बताओ कि एपिसोड कैसा लगा। भाई देखो, तुम लोग कमेंट करा करो, सब्सक्राइब करा करो, क्योंकि चैनल डाउनफॉल में जा रहा है काफी ज्यादा। भाई इतने कम सब्सक्राइबर है इतने ज्यादा वक्त में, मैं तो हार मानने वाला होगा यही सब रहा तो। खैर, तुम सबका अभी तक के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी बनाए रखो सपोर्ट। और अभी जाएगा उन लोगों को शॉर्ट आउट जिन्होंने अभी तक में हमारे काफी कमेंट्स करे हैं। तो भैया देख लो शॉर्ट आउट। अगर तुम्हें भी चाहते हो कि ऐसे शॉर्ट आउट मिलते रहे तो भैया कमेंट करो इस वीडियो में, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मिल जाए शॉर्ट आउट। और अब वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलेंगे किसी और दिन किसी और एनीमे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।